पीएम मोदी ने हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20वें यौम तासीस की तकरीब में की शिरकत। मौजूदा रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म को बताया हुकूमत की मजबूत सियासी क़ुव्वत इरादी की अलामत। कहा दुनिया भर में बढ़ रहा है भारत का वक़ार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के दौरे पर अपोजिशन पार्टियों की ख़ानदान परस्ती पर किया इजहार तशवीश। कहा ख़ानदानी पार्टी सियासी मसले के साथ साथ मुल्क की जमहूरियत और नौजवानों की भी है सबसे बड़ी दुश्मन। पीएम मोदी आज हैदराबाद के बाद चेन्नई का कर रहे हैं दौरा। वहां 31,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले 11 तरक्याती प्रोजेक्टों का रखेंगे संगे बुनियाद। सदर ने तिरुवनंतपुरम में ख्वातीन कानून साजों की कौमी कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। कहा सियासत में ख्वातीन का किरदार मुल्क को बना रहा है मजबूत। साइंस तकनीक और फौज समेत कई शोबों में ख्वातीन का रोल रहा है अहम। सीबीआई ने नेशनल गेम्स घपले में झारखंड के साबिक वजीर खेल बंधु तिर्की की रिहाइश गाह समेत मुल्क के 16 मकामात पर छापे मारे। दिल्ली, बिहार और झारखंड में दस्तावेजात की तलाशी ली जा रही है, जबकि महाराष्ट्र के वजीर अनिल पर्ब के घर पर भी ईडी के छापे। यूपी में वजीर आला योगी ने 2022-23 का बजट किया पेश। कहा रियासत के 25 करोड़ लोगों की उमंगों और मजमूई तरक्की को ज़हन में रखते हुए बनाया गया है बजट। पाकिस्तान के माजूल वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहबाज शरीफ हुकूमत को 6 दिन की दी डेडलाइन। सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने और नए आम इंतखाबात का ऐलान करने का किया मुतालबा। इंतखाबात न होने पर बड़े पैमाने पर मुजाहरे की धमकी। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी। आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। हैदराबाद के दौरे के दौरान वज़ीर आज़म ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के तकसीम असनाद की तकरीब और इंस्टीट्यूट के 20वें यौम तासीस तकरीब में शिरकत की। उन्होंने ISB के अहाते में एक पौधा भी लगाया। इस मौके पर तेलंगाना के गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन के अलावा मरकज़ी वज़ीर G कृष्ण रेड्डी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने तस्वीरी नुमाइश के ज़रिए ISB के 20 साल के सफ़र को देखा। वज़ीर आज़म ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इसके साथ 2022 के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स PGP के क्लास में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को भी नवाजा। उन्होंने एक लोगो और पोस्टल स्टैंप भी इस मौके पर जारी किया। वज़ीर आज़म ने बदलते आलमी मंजरनामे में भारत में बढ़ती इक़्तिसादी टेक्नोलॉजी इख्तिरा के मैदान में बढ़ती हुई ताकत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने कोविड-19 जैसी वबाई बीमारी के बावजूद अपनी तरक्की की रफ्तार को कम नहीं होने दिया। यही वजह है कि G20 ममालिक में भारत सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क है। इसके साथ ही इस अरसे के दौरान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भी बना है। वज़ीर आज़म ने नौजवानों से अपील की है कि वो मुल्क में जारी अमृतकाल के मौके पर मुस्बत किरदार अदा करें। आज जब देश आर्थिक विकास के नए अध्याय को लिख रहा है, तो हमें एक और बात याद रखनी होगी। हमें छोटे व्यापारियों, स्मॉल बिजनेस का भी उतना ही ध्यान रखना होगा। हमें उन्हें ज्यादा बड़े प्लेटफॉर्म देने होंगे, ग्रो करने के लिए ज्यादा बेहतर मौके देने होंगे। एक फ्यूचर बिजनेस लीडर के तौर पर आप सभी को, हर बिजनेस को और बड़ा और विस्तार करने के लिए आगे आना होगा, जिम्मेवारियां संभालनी होगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मजबूत सियासी अज़्म का मुजाहरा करते हुए नई तालीमी पॉलिसी नाफिज किया है। साथ ही कई इस्लाहात किए हैं, जिसकी वजह से 21वीं सदी का भारत बन रहा है,
जो नौजवानों की सलाहियतों को नए मौके फराहम कर रहा है। वहीं पसमानदा लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग भी ला रहा है। आज दुनिया भारत के युवाओं को और भारत के प्रोडक्ट्स को एक नए सम्मान और नए भरोसे के साथ देख रही है। साथियों, भारत जिस स्केल पर लोकतांत्रिक तरीके से अनेक चीजें अपने यहां कर सकता है, जिस तरीके से हम यहां कोई नीति या निर्णय लागू कर सकते हैं, वो पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का, सीखने का विषय बन जाता है। और इसलिए हम अक्सर इंडियन सॉल्यूशंस को ग्लोबली इंप्लीमेंट होते हुए देखते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरे एतमाद और अज़्म के साथ मौजूदा मरकजी हुकूमत ने एक वाज़ेह पॉलिसी और साफ नीयत के साथ हर शोबे में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म को हर शोबे में नाफिज किया है। यही वजह है कि मुल्क की ब्यूरोक्रेसी ने भी तब्दीली की तरफ एक छलांग लगाई है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र ने कैसे पॉलिसीज को, देश की गवर्नेंस को रिडिफाइन किया है, ये भी मैं चाहूंगा कि आप जैसे नौजवानों को जानना बहुत जरूरी है। 2014 के बाद से हमारा देश राजनीतिक इच्छा शक्ति को भी देख रहा है और लगातार रिफॉर्म भी हो रहे हैं। हमने दिखाया है कि अगर ईमानदारी के साथ, इच्छा शक्ति के साथ रिफॉर्म की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए तो जन समर्थन अपने आप बढ़ता है। मुल्क के ख्वाहिशमंद अजला हों या ईज़ ऑफ बिजनेस के शोबे में हुकूमत की कोशिश, वज़ीर आज़म ने नौजवानों से अपील की है कि वो इंटरप्राइजेस को फ़रोग़ दें और भारत को इक़्तिसादी सुपर पावर बनाने के लिए इख्तिरा को अपनाएं। इसके अलावा मुल्क में होने वाली तब्दीलियों को सही तरीके से जानें और समझें, जिससे मैनेजमेंट के शोबे में काम करने वाले तलबा को मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने तलबा से अपील की है कि वह अपने अज़ाइम को कौम की तामीर के साथ साथ ज़रूर जोड़ें। और इससे कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हैदराबाद दौरे के दौरान तेलंगाना में अवामी जलसे को खिताब किया। इस दौरान वह हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की ख़ानदान परवरी की तनकीद की। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जिन जिन मकामात से ख़ानदानी पार्टियाँ हटती हैं, वहाँ वहाँ तरक्की के रास्ते भी खुले हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि कुंभा परवरी से न सिर्फ बदउनवानी को शय मिलती है, बल्कि मुल्क के नौजवानों को सियासत में आने का मौका नहीं मिलता। आंदोलन इसलिए नहीं चला था कि कोई एक परिवार शाम दाम दंड भेद ये रास्ता अपना करके तेलंगाना को तबाह करने में नई नई साजिश करते रहे। साथियों, परिवारवादी पार्टियां भारत की केवल एक सियासी समस्या नहीं है। परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवा दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। वज़ीर आज़म ने कहा कि 21वीं सदी के भारत के लिए कुंभा परवरी और ख़ानदानी पार्टियों से आज़ादी का भी अज़्म किया जाए। वज़ीर आज़म ने तेलंगाना हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मरकज़ी मंसूबों के नाम बदल कर अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि तोहम परस्ती को फ़रोग़ देने वालों से भी तेलंगाना को बचाना है। आज के इस युग में अभी भी 21वीं सदी में भी जो लोग अंधविश्वास के गुलाम बने हुए हैं,
वो अपने अंधविश्वास में किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। ये अंधविश्वासी लोग तेलंगाना के सामर्थ्य के साथ कभी न्याय नहीं कर सकते। अंधविश्वास को इस प्रकार से तवज्जो देने वाले लोग तेलंगाना को, उसके भविष्य को कभी संवार नहीं सकते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे अंधविश्वासी लोगों से हमारे तेलंगाना को हमें बचाना है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज तिरुवनंतपुरम में ख्वातीन अरकान असम्बली के कौमी इजलास का इफ्तिताह किया। इस मौके पर ख्वातीन अरकान असम्बली को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सियासत में ख्वातीन का किरदार हर रोज़ बाइख्तियार होता जा रहा है। उन्होंने तारीख का हवाला देते हुए कहा कि 1952 में पहली असम्बली में न सिर्फ ख्वातीन ने वोट दिया था बल्कि 24 ख्वातीन रुकन असम्बली मुंतखब हुई थी। इस रवायत को आगे बढ़ाते हुए बल्दियाती इंतखाबात में ख्वातीन की ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी को यकीनी बनाया जा रहा है। तिरुवनंतपुरम में ख्वातीन अवामी नुमाइंदा कॉन्फ्रेंस 2022 का इनेकाद केरल असम्बली के ज़रिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है। ख्वातीन के किरदार की सताइश करते हुए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि साइंस व तकनीक का शोबा हो या फ़ौज, ख्वातीन आज हर शोबे में आगे हैं। कोविड दौर के चैलेंजेस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान कोरोना वॉरियर के तौर पर काम करने वाली ज़्यादातर ख्वातीन ही थीं। Women not only voted in elections but even contested, and 24 of them were elected to the first Lok Sabha in 1952. Inspired by our ideas and values, we have gone further during these 7 decades and have provided for 50% reservation for women in local bodies. Calling it women's empowerment is a misnomer, I think, because women are powerful anyway. Don't we say they are a manifestation of Shakti? If facilitating their better participation in political processes is empowerment in any sense, it is empowerment of the whole society, because you all add quality to governance, you help bring focus on issues that matter. उत्तर प्रदेश के वज़ीर ख़जाना सुरेश खन्ना ने असेंबली में रियासती बजट 2022-23 पेश किया, जो अब तक का सबसे बड़ा और पेपरलेस बजट है। वज़ीर ख़जाना सुरेश खन्ना ने लगातार छठी बार बजट पेश किया। इस बार बजट का हजम 6.10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। पिछला बजट तकरीबन 5.5 लाख करोड़ रुपए का था। मौजूदा बजट में किसानों, ख्वातीन और नौजवानों पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। बुढ़ापा पेंशन 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है। 14 मेडिकल कॉलेजों के लिए 2100 करोड़ और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए 897 करोड़ रुपए की तजवीज़ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत 5 सालों में 40,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी और 4 लाख लोगों को रोज़गार के मौके फराहम करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी परिवार हैं उनको वर्ष में 2 रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने की घोषणा, और वह बजट में उन्हें स्थान दिया गया है। अन्नदाता किसानों के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष की स्थापना के लिए धनराशि एक फंड की स्थापना की गई है। यहाँ पे हम लोग पहले से ही एमएसपी का लाभ धान, गेहूं और अन्य फसली के लिए किसानों को उपलब्ध कराते रहे हैं। प्राकृतिक खेती की दिशा से उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पहले से ही अपनी कार्य योजना बनाई थी, और उस कार्यक्रम के तहत यहाँ पे ट्रेनिंग के कुछ विशेष कार्यक्रम भी चले थे। प्रदेश में इस समय हजारों किसान ऐसे हैं जो प्राकृतिक खेती के साथ जुड़े हैं। उनके लिए टेस्टिंग लैब की स्थापना भी हर कमिश्नरी स्तर पर हम लोग स्थापित कर रहे हैं। मथुरा की श्री कृष्णा जन्मभूमि और शाही ईदगाह केस की समाअत आज जिला जज की अदालत में हुई,
डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत की जानिब से नजरसानी की दरख्वास्त मंजूर करने के बाद पहली बार इस मामले की समाअत हुई। अदालत ने दीगर फरीक़ैन को अहकामात की कॉपी फराहम कर दी। केस की अगली समाअत 1 जुलाई को होगी। दरअसल 2 साल कबल लॉर्ड कृष्णा विराजमान के सिलसिले में दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसे ज़िला जज की अदालत ने काबिल समाअत समझते हुए कबूल कर लिया था। दरख्वास्त गुजार ने 25 सितंबर 2020 को श्री कृष्णा जन्मस्थान की 13.37 एकड़ अराजी पर दावा पेश किया था, जिसमें उसने श्री कृष्णा जन्मस्थान और शाही ईदगाह के दरमियान 1967 में किए गए मुआहदे को गलत करार देते हुए मनसूख करने की मांग की थी। दरख्वास्त में दावा किया गया था कि मंदिर को मुनहदिम कर दिया गया था और उस वक्त के हुक्मरान औरंगजेब ने इस जगह पर एक ईदगाह बनाया था। दरख्वास्त गुजार ने मज़कूरा अराजी से ईदगाह को हटाने का मुतालबा किया है। झारखंड के साबिक वजीर और कांग्रेस लीडर बंधु तिर्की के घर पर आज सीबीआई की छापेमारी हुई है। सीबीआई की टीम रांची में उनकी रिहाइशगाह पर तमाम दस्तावेजात की छानबीन कर रही है। सीबीआई ने उनके खिलाफ 2 FIR दर्ज किए हैं। झारखंड नेशनल गेम्स घपला मामले में इस साल सीबीआई ने उनके खिलाफ 2 अलग अलग FIR दर्ज किए हैं। 34वां कौमी खेल झारखंड में 2011 में 22 फरवरी से 26 फरवरी के दरमियान मुनाकिद हुए थे और इल्ज़ाम है कि वजीर खेल की हैसियत से तिर्की के दौर में 28 करोड़ 34 लाख रुपए का घपला हुआ था। इल्ज़ाम है कि टेंडर के अमल को नज़रअंदाज करते हुए खेलों के सामान की खरीदारी समेत कई बेज़ाब्तगियाँ हुई। इसमें मेगा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तामीर में भी बेज़ाब्तगियों का मामला सामने आया है। मजमूई तौर पर नेशनल गेम्स घपला में फंसे साबिक वजीर खेल बंधु तिर्की पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने वजीर खेल रहते हुए अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है। और महाराष्ट्र के दापोली में जायदाद की खरीदारी और उससे मुतालिक लेन देन के सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आज रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट अनिल पर्ब के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जिन मकामात पर छापेमारी हो रही है उनमें मुंबई, पुणे और दापोली शामिल हैं। ईडी ने कुछ दिनों पहले अनिल पर्ब को समन जारी करके उनसे पूछगछ के लिए उनको बुलाया था, ताहम पूछगछ के बाद देर शाम रिहा कर दिया गया था। परत पर दापोली में जायदाद की खरीद और फरोख्त करने के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है और ईडी इसकी तहकीकात कर रही है। और ख़बर जम्मू कश्मीर से है। कुपवाड़ा में वहां आज सुबह सलामती दस्तों ने 3 दहशतगर्दों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को इत्तला मिली थी कि कुपवाड़ा के एक गांव से कुछ दहशतगर्द भारत की सरहद में दाखिल होने की फिराक में हैं। इसी इत्तला की बुनियाद पर सलामती दस्तों ने घेराबंदी की थी। कश्मीरी अदाकारा अमरीना भट्ट को जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों ने गोली मारकर हलाक कर दिया है। ये वाक़या बडगाम ज़िले के चाडोरा इलाके में पेश आया। जब उन पर हमला किया गया तो वो अपने घर में थीं। उन्हें करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। उनके 10 साला भतीजे को भी गोली लगी है। वो ज़ख्मी है और अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विनय कुमार सक्सेना ने आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे का हलफ लिया। उन्होंने आज राजनिवास में मुनक़िदा तकरीब में हलफ लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस विपिन सांघी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे का और राजदारी का हलफ दिलाया। मैं विनय कुमार सक्सेना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में अपने कर्तव्यों के समन्वयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं विनय कुमार सक्सेना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा
तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिपरीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं दिल्ली की जनता की सेवा और कल्याण से निरंतर रहूंगा। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जिन्हें इक़्तिदार से बेदखल किया गया था, उन्होंने मुतालबा किया है कि मौजूदा हुक्मरान जमात 6 दिन के अंदर सूबाई असम्बली को तहलील करके नए इंतखाबात कराए। इमरान खान ने एहतजाजी मार्च वापस ले लिया है, जिसको उनकी पार्टी ने आज़ादी मार्च का नाम दिया था। ताहम अगर उनका मुतालबा तस्लीम न किया गया तो उन्होंने बड़े मुजाहरे का इंतबाह दिया है। इमरान खान ने यह बात जिन्ना एवेन्यू पर जलसे से खिताब करते हुए कही। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत उनकी पार्टी की आवाज़ को दबाने के लिए छापे मार रही है और कारकुनों को गिरफ्तार कर रही है। इससे कबल इमरान खान अपने हामियों के साथ इस्लामाबाद में दाखिल हुए तो शहबाज शरीफ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए फ़ौज को बुलाना पड़ा। इमरान खान के आज़ादी मार्च में शामिल अफराद और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़प हुई। हुकूमत का कहना है कि पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट और वज़ीर आज़म के दफ्तर समेत सरकारी इमारतों को मुजाहिरीन की जानिब से पहुँचने वाले नुकसान को रोकने के लिए फ़ौज को तलब किया गया था। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूं। 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें। जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें, असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। और नाज़रीन, इस वक्त वज़ीर आज़म चेन्नई में रोड शो कर रहे हैं। आइए देखते हैं चेन्नई से बराह रास्त। तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का आप रोड शो बराह रास्त देख रहे थे। चेन्नई में वज़ीर आज़म चेन्नई के दौरे पर है, वहाँ रोड शो कर रहे हैं। वहाँ लोगों ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया है। रोड शो की आप बराह रास्त तस्वीरें देख रहे थे। हम आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। कोरोना वबा से मुतासरा दुनिया की मईशत दोबारा पटरी पर आ सकती है। ख़ास तौर पर साल 2024 तक तरक्की याफ्ता ममालिक के हालात बेहतर हो सकते हैं। ये दावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने किया है। ताहम तरक्की पजीर ममालिक की मईशतें तवक्कुत से 5% कम रह सकती हैं। कोरोना वबा की वजह से दुनिया की मईशतों बुरी तरह से मुतासर होने के बाद अब इसमें रफ्ता रफ्ता बेहतरी आ रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना मीटिंग 2022 में आलमी तरक्की के अगले इक़दाम पर एक खुसूसी सेशन में गीता गोपीनाथ ने कहा था कि यूक्रेन में जंग की वजह से दुनिया की मुआशी बहाली को बड़ा धचका लगा है।
भारतीय खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने यूनान में तारीख रकम की है। दरअसल मुरली श्रीशंकर ने यूनान में मुनक़िदा 12वें इंटरनेशनल जंपिंग मुकाबले में 8.31 मीटर छलांग लगाकर गोल्ड मेडल जीता। श्रीशंकर ने इस वक्त कौमी सतह पर 8.36 मीटर की छलांग लगाकर कौमी रिकॉर्ड होल्डर भी हैं, जो उन्होंने गुज़िश्ता माह ही कायम किया था। मुकाबले में चांदी का तमगा स्वीडन के थेबियासिस्को और मोंटलर ने जीता है, जबकि कांसे का तमगा फ्रांस के जोल्स पोमरी ने जीता। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में आज दिफाई चैंपियन भारत का मुकाबला इस वक्त इंडोनेशिया से हो रहा है। भारत इस वक्त 3-0 से आगे है। चैंपियनशिप में बरकरार रहने के लिए भारत के लिए ये मैच जीतना ज़रूरी है। टूर्नामेंट में 2 मैच खेलने वाली भारतीय टीम का 1-1 पॉइंट है। इससे पहले खेले गए 2 मैचों में से एक ड्रॉ हुआ है, जबकि दूसरे मैच में भारत को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। ऐसे में भारत का टूर्नामेंट के नॉकआउट मरहले तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल दिखाई दे रहा है। भारत को नॉकआउट मरहले में पहुंचने के लिए इंडोनेशिया को बड़े फर्क से हराना होगा। और आईपीएल 2022 के एलिमिनेटर्स में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने सनसनीखेज मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को 14 रन से शिकस्त दे दी है। इसके साथ ही इस टूर्नामेंट में लखनऊ का सफ़र ख़त्म हो गया है। बुध को खेले गए एलिमिनेटर मैच में बेंगलोर ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 207 रन बनाए। जवाब में लखनऊ की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 193 रन ही बना सकी और मैच हार गई। बेंगलोर की जानिब से रजत पाटीदार ने सबसे ज़्यादा 112 रन बनाए और नॉट आउट रहे, जबकि जैश हजलवुड ने 3 विकेटें हासिल की। उनके अलावा दिनेश कार्तिक और हर्षल पटेल ने भी टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। इस मैच के साथ ही लखनऊ ने इस मैच में कई कैच गिराए और टीम को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। सबसे अहम कैच रजत पाटीदार का था, जिन्होंने 54 गेंदों में 12 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 112 रन बनाए। फाफ डुप्लेसिस की ज़ेर क़यादत आरसीबी अब जुमे को दूसरे क्वालिफायर्स में राजस्थान रॉयल्स से मुकाबला करेगी। और नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। आदाब। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ